और म्यूचुअल फंड पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हेमंत रुस्तगी फ्रॉम सीईओ वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखिए बीते कुछ सेशंस में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में काफी यहाँ पर जो है फंड हाउसेज बुलिश रहे हैं और इनफैक्ट ये जो वॉलेटिलिटी फेस चल रहा है मार्केट का और कंटिन्यूएशन हमने देखा क्योंकि लगातार फंड हाउसेज ने पंपिंग करा है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। आपका क्या टेक है सर? देखिए म्यूचुअल फंड में जहां तक आपने जैसा सही कहा कि पिछले कुछ समय में देखा कि वॉलेटिलिटी है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट उनके रिटर्न पे भी पड़ा है, उनका इम्पैक्ट थोड़ा सा जिस तरह की इन्वेस्टमेंट हो रही है उस पर पड़ा। बट मुझे लगता है कि जैसा हमने देखा पिछले एक साल में से इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा समय में मार्केट का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, तो ये एक वॉलेटिलिटी एक नेचुरल फिनोमेना है। आई थिंक हर इन्वेस्टर जो भी इक्विटी फंड में पैसा डालता है उसको इसके लिए तैयार होना चाहिए। अगर आपका लंबा समय का नजरिया है, आप अपने वो कैसे म्यूचुअल फंड से जुड़े अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। आपको फंड लिखना है और सवाल मैसेज करना है 57575 पर। साथ ही नंबर्स आपको बता देते हैं एक बार फिर से। टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545 और दूसरा लैंडलाइन नंबर है 0120425827। इन दोनों नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें। और इस बीच पहले कॉलर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हमारे साथ चिराग शाह हैं बड़ौदा से। चिराग गुड मॉर्निंग, सवाल बताइए कौन सी म्यूचुअल फंड है आपके पास? मैडम गुड मॉर्निंग। मैडम मैंने एचडीएफसी इक्विटी फंड में एक साल पहले 8 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किया था। ओके। और मेरी एज अभी 42 है। और मैं 20 साल तक उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है 20 साल के बाद? आपने दोनों फंड्स में 1 ईयर एक साल पहले ही आपने दोनों में लमसम इन्वेस्टमेंट करा और काफी बड़ा अमाउंट आपने दोनों फंड्स में डाला है 8 लाख का। कुछ आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा था या कुछ एनालिसिस करा था? हाँ, एक्चुअली मुझे मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर ने मेरे को एडवाइस दिया था कि आप इसमें कर सकते हो, अच्छा रिटर्न मिल सकता है आपको। ओके, मुझे ठीक है। आपसे जानना था कि आप यहाँ से आपकी मिल रही है, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं 20 साल तक रखूँ तो क्या मुझे अच्छा खाता है रिटर्न मिल सकता है क्या? ठीक है, बिल्कुल आपको एक्सपर्ट एडवाइस दिलवा देते हैं। हेमंत, इनके पास 2 फंड हैं, एचडीएफसी प्रूडेंस फंड है और इनफैक्ट डीएसपी ब्लैक रॉक इक्विटी फंड भी है। दोनों में ही इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखा है 8 साल और इनका जो नजरिया है ये 10 साल के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं। आपका क्या सलाह होगी इनके पोर्टफोलियो पे? देखिए यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे समय में आप डेफिनेटली बैलेंस फंड या इक्विटी फंड देख सकते हैं, क्योंकि जैसे हम जानते हैं जब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें तो आपका फोकस उस एसेट क्लास पे होना चाहिए जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, क्योंकि आपको पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। तो आई थिंक जहां तक एसेट क्लास का सवाल है वो बिल्कुल सही है। कॉम्बिनेशन भी मुझे लगता है बिल्कुल सही है, एक बैलेंस फंड है, एक इक्विटी फंड है। लेकिन साथ में ये भी 2 एस्पेक्ट और इनको ध्यान रखने पड़ेंगे। एक तो ये कि आपको ये देखना है कि आपके जो पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। जब मैं अच्छे फंड्स की बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हमेशा टॉप परफॉर्मिंग फंड में जाना है। तो मेरा ये कहना है कि आप उन फंड में डालिए जो अपनी कैटेगरी में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो, उनका कंपेयर जो पीयर ग्रुप यानी जो उसी कैटेगरी में दूसरे फंड्स हैं उससे, उसके बेंचमार्क से करते रहिए। ये जो 2 फंड है इनके पास, मुझे लगता है इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी इनके पास है। अगर हम बैलेंस फंड में देखें तो कुछ और एक बैलेंस फंड है, जैसे टाटा बैलेंस फंड देख सकते हैं या फिर मैग्नम ग्लोबल बैलेंस फंड है, उनकी परफॉर्मेंस से, और इनफैक्ट एचडीएफसी के अंदर ही एचडीएफसी बैलेंस फंड की परफॉर्मेंस जो है एचडीएफसी प्रूडेंस से बेहतर है, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैंने देखा है कि एचडीएफसी प्रूडेंस की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। इक्विटी फंड की अगर आप बात करें डीएसपी ब्लैक रॉक इक्विटी से, वहां भी मुझे लगता है उस कैटेगरी में उससे बेहतर फंड इनको मिल सकते हैं, जैसे फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस देख सकते हैं या कोटक सेलेक्ट फोकस है। दूसरी बात, जब भी आप पैसा डालें, देखिए ये हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा फंड आपके पोर्टफोलियो में ना हो लेकिन बहुत कम भी ना हो। एक ही फंड में सारा पैसा मत डालिए। मुझे लगता है हर कैटेगरी में जहां आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां पे कम से कम 2 फंड हो, क्योंकि हर फंड हाउस की एक अलग फिलॉसफी रहती है। कभी कभी वो फिलॉसफी शायद उस तरीके से काम नहीं करती जैसा आप चाहते हैं। तो 2 तरह के फंड में डालेंगे, एक तो 2 फिलॉसफी में डाल सकेंगे, दूसरा 2 डिफरेंट डेट्स में डाल सकेंगे, तो जो वॉलेटिलिटी महीने में होती है उसका भी आपको फायदा होगा। तो मुझे लगता है ये कुछ चेंजेस करें तो डेफिनेटली उनका पोर्टफोलियो जो है ज्यादा पहले से ज्यादा वेल बैलेंस होगा। चलिए, इस बीच हमारे और एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें एसएमएस किया है और अपना सवाल पूछा है, और मुंबई से हैं यह हमारे दर्शक सीमा, इन्होंने हमें एसएमएस किया है। हेमंत, उनका सवाल यह है कि इनके पास एसबीआई मैग्नम बैलेंस्ड फंड की एसआईपी है, जिसमें ये 3,000 रुपए प्रति महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये इन्होंने 5 साल का आउटलुक रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए। कैसा लग रहा है आपको?
देखिए 5 साल के लिए बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करना ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ बोलना यह है कि जब आप लमसम डालें तो 5 साल सही है, जब आप एसआईपी के द्वारा डालें तो ये मत भूलिए कि जो आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड है 5 साल में वो सिर्फ 2.5 साल रहेगा। इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका होराइजन जो है थोड़ा लंबा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा अपना होराइजन बढ़ा लें तो बिल्कुल सही है। जहां तक फंड की चॉइस का सवाल है, जैसा मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले शो में कहा, ये एक अच्छा फंड है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, फिर से कहूंगा कि कम से कम 2 फंड में आपका पैसा डालो, ताकि आप 2 डिफरेंट फिलॉसफीज और 2 डिफरेंट डेट में डाल के पोर्टफोलियो में जो वॉलेटिलिटी आपको देखनी पड़ती है उसका फायदा उठा सकें। एक और फंड जैसा मैंने पहले बात की थी, टाटा बैलेंस फंड अगर पोर्टफोलियो में डालेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। जी, अगले कॉलर है हमारे साथ अजय हैं चंडीगढ़ से फोन लाइन पर। अजय, गुड मॉर्निंग, अपना सवाल बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा सवाल है, वैसे मैंने आपको शायद भेजा भी था। हाँ जी। कि अभी मेरी कुछ एफडीज हैं 7-8 लाख की। ओके। तो बैंक एफडीज हैं ये, तो इनको कहीं फंड्स में मैं डालूं तो थोड़ा सा रिटर्न अच्छा मिले। मुझे लग रहा है कि डेट में ज्यादा है, हालांकि इक्विटी में मेरा जाता है हर मंथ लगभग SIPs लगाई हुई है मैंने म्यूचुअल फंड्स में, तो 13,000 उसमें जाता है, लेकिन फिर भी डेट में थोड़ा है अमाउंट। तो क्या इसमें कहीं मैं और जगह शिफ्ट कर सकता हूँ पैसे को फंड्स में? अजय जी, एक बात आपसे जानना चाहूंगी, ऑलरेडी आपके बैंक एफडीज में आपने इतना पैसा लगाया हुआ है और इतना एलोकेशन भी है, तो आप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट होने की क्यों सोच रहे हैं? कुछ खास वजह है? मैम मुझे लगता है, चलिए, लगता है कि लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन इनसे हम रीजन नहीं जान पाए। हेमंत, इनका सवाल आपने सुनी लिया है। अराउंड 7 लाख इन्होंने जो है बैंक एफडीज में पैसा लगाया हुआ है और अब ये म्यूचुअल फंड में अमाउंट को शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। कौन से ऐसे फंड्स आप इनको सजेस्ट करेंगे जहां पे ये स्टार्ट कर सके म्यूचुअल फंड में? आई थिंक फंड की बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इनको याद रखना है कि इनका पैसा जो है एक सेफ ऑप्शन है, एफडी वहां से निकाल के मार्केट लिंक प्रोडक्ट जो म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं वहां पे आ रहा है। अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी उन्होंने जैसा कहा एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करें, तो जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, किस तरह के इन्वेस्टमेंट है। तो अगर ये देख के इन्वेस्ट करें कि आपका जो टाइम होराइजन है वो पहले इनको बहुत क्लैरिटी चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे कि अगर आपके पास 2 साल का पैसा है या 5 साल का पैसा है या 10 साल का पैसा है, क्योंकि वो आपको मदद करता है कि आप डिसाइड कर सकें किस तरह की एसेट एलोकेशन हो। और एसेट एलोकेशन का फायदा सबसे यह है कि वो आपको बताता है कि कितना रिस्क आप लेंगे और किस तरह का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहले बात की 5 साल है, उससे अगर ज्यादा लंबा समय है तो बैलेंस फंड और इक्विटी फंड का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। कुछ बैलेंस फंड की हमने ऑलरेडी बात की है, कुछ इक्विटी फंड की जैसे हमने बात की थी फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस ले सकते हैं, या फिर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी। ये एक ऐसे फंड है जो लार्ज कैप और मिड कैप में अच्छा सा बैलेंस बना के देते हैं। इन फंड में डालें, लेकिन अगर उनका टाइम होराइजन 2 या 3 साल का है तो मुझे लगता है उनको ऐसे हाइब्रिड फंड में जाना चाहिए जहां पे इक्विटी एक्सपोजर जो है बहुत कम हो और ज्यादा पैसा जो है वो आर्बिट्राज या डेट में जाए। तो उस तरह के कुछ एक फंड है, जैसे कोटक इक्विटी एक फंड है यहाँ पे, और दूसरा एक ऐसे बैलेंस एडवांटेज फंड है। ये 2 फंड में अगर आपका होराइजन 2 से 3 साल है, अगर लंबा समय है तो जैसे मैंने कहा बैलेंस और इक्विटी फंड का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही रहेगा। जी, तो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट भी मानते हैं ऐसा। और साथ ही हेमंत ने आपको बताया है बैलेंस्ड और इक्विटी फंड से आप अपने लमसम अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में फंड्स जो बताए हैं आपको वो इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कुछ और कॉलर से बात जरूर करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका बाजार, और म्यूचुअल फंड स्पेशल में हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं हेमंत रुस्तगी। उनसे बात करते हैं। हेमंत, अगले दर्शक से बात करने से पहले ये जो रिस्कोमीटर पर नई गाइडलाइंस जारी हुई है, एमफी ने जो जारी की है, और अब ये जो कलर कोडिंग सिस्टम के बदले क्योंकि सेबी रिस्कोमीटर के सिस्टम लाने वाला है, इस पर अगर आप दर्शकों को बता पाए कि ये हाउ दिस विल बी मोर एफिशिएंट कंपेयर टू कलर कोडिंग, बिकॉज कलर कोडिंग कुछ हद तक जनरलाइज हो जाता था अलग अलग स्कीम्स के लिए भी, और इससे फायदा कैसे उठाया जाए? देखिए, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कलर कोडिंग जरा जनरलाइज था, मतलब वो सिर्फ ये बताता था कि आपको जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें किस तरह का रिस्क है। ये जो रिस्कोमीटर है डेफिनेटली यहाँ पे कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जो देखे जाएंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ब्रॉड बेस्ड है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को मदद करेगा, फाइनेंशियल एडवाइजर्स को मदद करेगा कि वो सही तरीके से फंड जो है वो रिकमेंड कर सकें, इन्वेस्टर खुद भी देख सकें कि ये जो फंड इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनके रिस्क रिटर्न प्रोफाइल
या जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से बिल्कुल सही है कि नहीं। तो डेफिनेटली ये ज्यादा ब्रॉड बेस्ड है, लेकिन इतना ये भी कहना चाहूंगा यहाँ पे जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को इससे आगे बढ़ के देखना होगा। ये सिर्फ आपको इतना बताता है कि किस तरह का रिस्क, आप किस तरह का रिटर्न, किस तरह की आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं या किस तरह के एसेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट करेगा। लेकिन ओवरऑल जो है डिसीजन मेकिंग में कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जो डेफिनेटली आपको इसके अलावा भी कंसिडर करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। चलिए अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। तेज प्रकाश हैं अम्बाला से। तेज प्रकाश जी बताइए आपका सवाल क्या है? मैडम मैं 3 महीने से पहले से 10,000 और मेरा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ओके सर। HDFC के मिड कैप में 5,000 और स्मॉल कैप में 2,500 और 2,500 इक्विटी के अंदर। आपने सारे ही HDFC के फंड ले रखे हैं, ऐसा क्यों? बस मैडम मैं चलिए लगता है इनसे भी बात नहीं हो पाई, इनसे भी पूछ नहीं पाए कि हम इन्होंने इनफैक्ट HDFC के तीनों फंड ही क्यों ले रखे हैं। हेमंत क्या सलाह होगी आपकी? फिलहाल HDFC मिड कैप, स्मॉल एंड मिड कैप और इक्विटी फंड है, तीनों ही एक ही फंड हाउसेस के इनके पोर्टफोलियो में फंड्स इंक्लूडेड है और ये सिप कर रहे हैं। व्हाट्स योर व्यू हेमंत? जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, तीनों के तीनों फंड जो है एक ही म्यूचुअल फंड के हैं। हालांकि तीनों फंड अलग अलग तरीके के हैं। एक मिड कैप फंड है, एक मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। थोड़ा सा फर्क है किस तरह के मिड कैप स्टॉक में देखते हैं वहां पे। और HDFC इक्विटी जो एक मल्टी कैप तरह का फंड है जहां पे लार्ज कैप और मिड कैप का कॉम्बिनेशन है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सारा का सारा पैसा कितना भी अच्छा फंड हाउस हो, कितने भी अच्छे फंड हो, एक ही फंड हाउस में नहीं डालना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी शो में कहा, हर फंड हाउस की एक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है। उसके अंतर्गत आप डिफरेंट तरह के फंड लॉन्च करते हैं और वो ब्रॉड पैरामीटर्स के अंदर ही फंड मैनेजर स्टॉक सिलेक्शन या इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बनाते हैं। और क्योंकि हर फंड हाउस की फिलॉसफी अलग होती है तो मुझे लगता है अपना पैसा डिफरेंट फंड हाउसेज में लगाइए। ऐसा नहीं कि आपको 5 या 6 फंड हाउसेज में लगाना है, बट डेफिनेटली एक फंड हाउस में लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहां पे मुझे लगता है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में वो डेफिनेटली बने रह सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें। उसके अलावा 2 एक फंड में उनको बता रहा हूं जो देखें, जो जैसे बिरला सनलाइट इक्विटी फंड है जो लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, उसको डेफिनेटली यहां पे देखें। मुझे लगता है जब आप दूसरे तरह के फंड देखेंगे, और एक और फंड जो देख सकते हैं यहां पे वो SBI मैग्नम ग्लोबल फंड है जो मिड कैप और लार्ज कैप का कॉम्बिनेशन है। डिफरेंट फंड हाउसेज में जाइए, डिफरेंट तरह के फंड में जाइए, उससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी। जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत ज्यादा फंड नहीं रखने हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको 2 या 3 फंड हाउसेज के फंड आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। जी, तो क्रक्स यही है यहाँ पे, एक ही फंड हाउसेस के आप सारे फंड्स ना इंक्लूड करें अपने पोर्टफोलियो में, बल्कि डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डिफरेंट फंड हाउसेस के फंड्स आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। फिलहाल अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन फटाफट से तरीका आपको बता देते हैं। आप फंड एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड कॉर्नर। हमारे साथ अब लक्ष्मी है चेन्नई से अपना सवाल लेकर। लक्ष्मी, मॉर्निंग टू यू। क्या है सवाल आपका? गुड मॉर्निंग। मेरे पास मैं मार्च से 10 साल से इन्वेस्ट करते आ रही हूँ म्यूचुअल फंड में, सिप में भी, लमसम में भी। अभी मेरे पास थोड़े पैसा है। मेरे पास 8 लाख था। मैंने 5 लाख 2 बैलेंस फंड और 1 डाइवर्सिफाइड और 1 मिड कैप में लगा दिया। फ्रैंकलिन हाई ग्रोथ, ICICI प्रो डिस्कवरी, HDFC बैलेंस्ड एंड टाटा बैलेंस्ड। और मेरे पास 2-3 लाख और पड़ा है। मैं एक लार्ज कैप चूज करना चाहती हूँ। बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी चूज करूँ या कुछ और फंड? मेरे फंड अच्छा है क्या नहीं? और मैं ये कर रही हूँ वेल्थ क्रिएशन के लिए। वेल्थ क्रिएशन के लिए। और एक्चुअली अच्छी चीज ये भी है कि आप 10 साल से इन्वेस्ट करिए। हेमंत, क्या सलाह होगी आपकी? 2-3 लाख एडिशनल इन्वेस्ट करना चाहती हैं इन वन शॉट, वेल्थ क्रिएशन, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, कौन सा फंड रेकमेंड करेंगे आप? आई थिंक 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो लॉन्ग टर्म, उन्होंने कहा वेल्थ क्रिएशन, दोनों के दोनों गोल जो है लॉन्ग टर्म है, टाइम कमिटमेंट चाहते हैं। इक्विटी जैसी एसेट क्लास बिल्कुल सही है। इनकी जो फंड सिलेक्शन है, उन्होंने 2 बैलेंस फंड और 2 इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया, जिसमें दोनों के दोनों जो है एक मिड कैप कैटेगरी के फंड कहूंगा मैं, बैलेंस फंड है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने, हालांकि थोड़ा इक्विटी साइड में थोड़ा एग्रेसिव है और उन्होंने समझा भी है उसको, तभी वो बात कर रहे हैं लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। बट आई थिंक एज ए कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो बिल्कुल अच्छा बना है। अगर ये लार्ज कैप फंड देखना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, जैसे मैंने पहले भी शो में बात की, बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड, उसको आप देख लीजिए। एज ए कॉम्बिनेशन 2 मिड कैप फंड रहेंगे आपके पास, 1 लार्ज कैप, 2 बैलेंस फंड। आई थिंक बिल्कुल सही रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो भी टाइम कमिटमेंट है उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट करते जाइए, क्योंकि SIP के द्वारा अगर इन्वेस्ट करें इसके साथ में तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल। चलिए, ये मलिक है हमारे साथ अहमदाबाद से। सवाल बताइए अपना। मलिक जी, सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, सवाल पूछिए। मेरे पास सुंदरम सिलेक्ट फोकस फंड है और DSP ब्लैक रॉक टाइगर फंड है।
ओके। और बिरला सन लाइफ मेक इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। तो ये फंड कैसे है? कब से आप इन्वेस्ट कर रही हैं इसमें? ये आगे के जो 2 फंड है, सुंदरम सिलेक्ट और डीएसपी ब्लैक रॉक, वो 2008 से 2000 की SIP, और ये मेक इन इंडिया वाला है बिरला सन लाइफ का, वो अभी FPO आया था उसमें मैंने करा। ओके, ठीक है। हेमंत, सवाल आपने सुन ही लिया है। जो फंड जिन्होंने बताया सुंदरम सेलेक्ट और साथ ही डीएसपी ब्लैक रॉक, और ये सिप कर रहे हैं। क्या राय होगी आपकी इनके पोर्टफोलियो पे? आई थिंक इनके पोर्टफोलियो के 2 हिस्से हैं। सुंदरम सेलेक्ट फोकस, वो एक लार्ज कैप फंड है, जैसा नाम से पता चलता है, एक फोकस फंड है, यानी कंसंट्रेटेड बेट लेता है। मुझे लगता है उससे बेहतर ऑप्शन, जैसे हमने बिरला सन लाइफ इक्विटी की बात की, वो बेहतर ऑप्शन रहेगा उनके लिए। दूसरे जो बाकी 2 फंड है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, मेक इन इंडिया फंड है, जैसे नाम से समझ में आता है, दोनों के दोनों जो थीमेटिक फंड है। किसी भी छोटे इन्वेस्टर के लिए जब आप एक लंबे समय में कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका पैसा जो वेल डाइवर्सिफाइड फंड में जाए। उसमें आप चाहें तो कुछ पैसा डेफिनेटली मिड कैप जैसे फंड में डाल सकते हैं। थीमेटिक फंड से दूर है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हमने देखा है काफी समय से इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि पिछले कुछ 1 साल में मैं कहूंगा कि कुछ सुधार आया, लेकिन अभी भी मुझे लगता नहीं कि एक रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में वो ज्यादा पैसा उसके अंदर होना चाहिए। मेक इन इंडिया अगेन नया फंड है, ये थीमेटिक फंड है। मुझे लगता है थीमेटिक फंड से दूर है। कुछ फंड हमने जो ऑलरेडी बात की वेल डाइवर्सिफाइड फंड, उसमें आप मुझे लगता है मूव कीजिए। आपका पोर्टफोलियो सही वेल बैलेंस रहेगा और आगे जाके मुझे लगता है कंसिस्टेंटली आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म कर पाएगा। जी, कोई डिस्क्लोजर्स आप देना चाहेंगे हेमंत? देखिए, जो फंड हमने बात की है वो फंड हमारे कंपनी की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और साथ ही हम जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको भी समय पे हम इनको रिकमेंड करते रहते हैं। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और फिलहाल आपका बाजार को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन हर बुधवार आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड के निवेश से जुड़े अपने सवाल पूछ सकते हैं।